आज बात करेंगे आज का मुद्दा में बंगाल की सियासत पर कि आखिर बंगाल के अवाम क्या चाहते हैं। क्या दीदी की वापसी होगी या बीजेपी बाजी मारेगी? ऐसे कई सवाल हैं। 2 मई को नतीजों के दिन ही पता चलेगा इन तमाम सवालात के जवाब क्या हैं। लेकिन यह कौन तय कर रहा है कि बंगाल की सियासी जंग धर्म और मजहब के बुनियाद पर लड़ी जाए? मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, क्या यही मुद्दा है चुनाव का? कहीं जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, कहीं हिंदुओं को खुश किया जा रहा है, तो कहीं कलमा पढ़कर मुसलमानों का दिल जीतने की कोशिश की जा रही है और चंडी पाठ और अपना गोत्र बताकर सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड भी खेला जा रहा है। हालांकि 2 मरहले के इंतखाबात के बाद अब दीदी का रंग और रूप दोनों बदला बदला सा नजर आ रहा है। दीदी ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी को शैतान बताती हैं और मुसलमानों से मुत्तहिद होकर टीएमसी के हक में वोट डालने की बात करती हैं। वजीर आजम मोदी ने दीदी के इस बयान की तनकीद की और कूच बिहार की रैली से जबरदस्त हमला बोला। ये रिपोर्ट देखिए। ममता बनर्जी तो वो कहती है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ। 2 मई दीदी जाते। बंगाल की इंतखाबी लड़ाई अब हिंदू मुस्लिम पर आई। ममता दीदी ने पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला, चंडी पाठ किया, अपना गोत्र बताया। मातृरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। लेकिन 2 मरहलों की वोटिंग से यह एहसास हुआ कि इस कार्ड से हिंदू वोटर्स पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। अलबत्ता मुस्लिम वोटर्स को ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी हाईजैक कर रहे हैं, तो दीदी ने मुसलमानों से मुत्तहिद होकर टीएमसी के हक में वोट डालने की अपील की, जिसके बाद वजीर आजम ने आज कूच बिहार से करारा हमला बोला। ममता दीदी की इस वोट बैंक की सियासत पर पीएम मोदी ने हमला किया। पीएम मोदी ने रैली में इसलिए ममता के मुस्लिम कार्ड को उठाया ताकि बंगाल की जनता देखे कि दीदी मुस्लिम कार्ड खेल रही हैं और हिंदू वोटर्स पर उनका भरोसा कम हुआ है। हालांकि ममता ने पहले 2 मरहलों में खुद को हिंदू साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মা মাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য। बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी जाते। 2 मई दीदी, 2 मई दीदी যাচ্ছে, আসল পরিবর্তন আছে। पश्चिम बंगाल में तीसरे मरहले की वोटिंग हो चुकी है। तीनों मरहलों में बम्पर वोटिंग हुई है। अगर हम 3 मरहले की वोटिंग पर नजर डालें तो ममता दीदी ने अपने तरह तरह के रंग और रूप दिखाए। कभी वो चंडी पाठ करती नजर आई, कभी ममता हरे राम हरे कृष्णा करती नजर आई, আমরা বলি হরে কৃষ্ণ হরি হরি, সবার মন ভালো করি। तो कभी मुस्लिम वोट बैंक के लिए कलमा पढ़ती नजर आई। दुआ से बोलबेन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ तक कि बंगाल के मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए ममता ने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास और ओवैसी को शैतान तक कह डाला। হায়দ্রাবাদ থেকে বিজেপির এক বন্ধু এসছে আর ফুরফুরা শরীফের একটা চ্যাংড়াকে নিয়ে সে কয়েক কোটি টাকা খরচা করে কমিউনাল স্লোগান দিচ্ছে আর হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করছে আর মুসলমান ভোটটাকেও ভাগ করার চেষ্টা করছে। যদি আপনারা এনআরসি না চান, এনপিআর না চান, কে না চান, বাংলায় হিন্দু মুসলমান ভাগ করতে না চান, সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমার, ওদের একটা ভোটও দেবেন না। ধর্মদের রাজনীতি আমি করি না, ধর্মদের রাজনীতি মমতা করে। ममता बनर्जी इस वक्त बंगाल में बीजेपी की भगवा क्रांति के बीच फंसी हुई हैं, जबकि दूसरी तरफ ओवैसी और पीरजादा ममता के मुस्लिम वोट बैंक को छीनने में लगी।
और इसी को देखकर ममता अपना सारा गुस्सा कभी पीएम मोदी और कभी योगी पर निकालने पर तुली। सब कटा कोलकाता एसे पड़े আছে सब नेता बीजेपी ना तो बंगाल को लूटना पड़ेगा बंगाल के भाঙতে হবে সোনার বাংলা বানাবে সোনার বাংলা এটা ভালো করে বাংলা বলতে পারে না আমরা পরিষ্কার বলছি গুজরাটিরা বাংলা শাসন করবে না বাংলাই বাংলা শাসন করবে এটা মাথায় রাখবেন। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी लीडर आर.के. मिश्रा जी, टीएमसी लीडर शुभम गांगुली जी, कोलकाता से सीनियर जर्नलिस्ट महबूब रजा साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और पहला सवाल मेरा शुभम गांगुली जी से ही है। शुभम जी, बंगाल की सियासत में क्या सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं कि अल्लाह अकबर, जय श्री राम, नारे तकबीर, कलमा, चंडी पाठ, अपना गोत्र बताना, क्या यही मुद्दे रह गए हैं? देखिए, ये जो आप लोगों ने दिखाया या लोग देख रहे हैं कि ममता बनर्जी ने चंडी पाठ किया, ममता बनर्जी ने ला इलाहा इल्लल्लाह और बोला, कि ममता बनर्जी ने कहा कि गॉड इज गुड, गॉड इज ग्रेट। ये सिर्फ उनके जो स्पीच है, उनके जो इलेक्टोरल स्पीच है रैलीज में, ये उनका लास्ट पार्ट है। अगर आप पूरा स्पीच देखेंगे, ममता बनर्जी 30 मिनट 40 मिनट बोलती है हर जगह में, तो ममता बनर्जी अपना हर स्पीच शुरू करती है कि हाँ, बंगाल के इस संख्यक लड़कियों को कन्याश्री मिला, युवश्री मिला, इन लोगों को सबूत साथी मिला, आद्य साथी मिला, स्वास्थ्य साथी मिला। और ममता बनर्जी पहले पूरे आधे घंटे से ज्यादा समय, ये तो लास्ट के 3-4 मिनट है, पूरा समय ममता बनर्जी अपने डेवलपमेंट, अपने स्कीम्स और आप अपने सारे स्कीम्स जो कि इंटरनेशनल लेवल पर, जो कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भूषित हुए हैं, यूएन से भूषित हुए हैं, इन स्कीम के बारे में बात करती है ममता बनर्जी अपने मैनिफेस्टो, जिसको टीएमसी और बंगाल के लोग जानते हैं कि निर्दोष अंगीकार, दीदी के 10 वादे, कि ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी तीसरी बार क्षमता में आई तो ममता बनर्जी हर घर डोर स्टेप डिलीवरी करेंगी राशन की, कि स्टूडेंट्स के लिए क्रेडिट कार्ड। तो अगर आप देखेंगे कि ममता बनर्जी का मैनिफेस्टो हो, कि ममता बनर्जी के स्कीम्स या ममता बनर्जी का गवर्नेंस या ममता बनर्जी का एडमिनिस्ट्रेशन, तो हर वर्ग के इंसान के लिए, हर जाति के इंसान के लिए, हर धर्म के इंसान के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ स्कीम है। और जन्म लेने से मृत्यु तक सबके लिए स्कीम्स ममता बनर्जी ने बनाए हैं और इनका स्कीम्स का संख्या 64। तो अगर आप नरेंद्र मोदी का देखेंगे स्पीच, तो उनका कोई एजेंडा नहीं है, उनका कोई वो नहीं कह रहे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। अब बोलिए कि वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बंगाल सरकार कभी भी किसान, पीएम किसान का सुविधा बंगाल का किसान को नहीं पाने देता, लेकिन बंगाल गवर्नमेंट ने 6 महीने 1 साल पहले केंद्र सरकार को लिस्ट दिला दे था कि ये मेरे फार्मर्स है, ये मेरे फार्मर्स की संख्या है, ये उनका डिटेल्स है, आप इनको पीएम किसान दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर केंद्र सरकार ने कोई उद्योग में कोई स्टेप नहीं लिया कि इन लोगों के पास ये सब सुविधाएं पहुंचाई जाए। तो ये नरेंद्र मोदी स्कीम्स को ना पहुंचाकर ये बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी पहुंचने नहीं तो सही, तो ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं और लोगों को स्कीम्स का सुविधा नहीं पाने दे रहे। और आयुष्मान भारत की प्रधानमंत्री बार बार बात करते हैं कि ममता बनर्जी ने आयुष्मान भारत का सुविधा नहीं पाने दिया बंगाल के लोगों। अगर आपको पता होगा दास जी, और मैं जी सलाम के सभी शिक्षित दर्शक को बोलना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत उन्हीं को मिलेगा जिनके पास पक्के छत का घर नहीं है, जिनके पास पक्के का घर नहीं है, जिनके घर में साइकिल नहीं, जिनके घर में फ्रिज, टीवी ऐसी चीज नहीं है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने सभी लोगों को, भारतवर्ष के सभी लोगों को
छत का घर बना दिया है, और दूसरी तरफ उनका आयुष्मान भारत का क्लॉज रहता है कि पक्के छत का घर हो तो आयुष्मान भारत नहीं मिलेगा। यही डिफरेंस है ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी में, कि ममता बनर्जी जब हेल्थ केयर जैसा एक फंडामेंटल चीज फ्री करती है, उनको मेडिक्लेम देती है, उनको मेडिकेयर देती है, तो वो ये नहीं देखती कि वो हिंदू है या मुसलमान है, वो सिख है या क्रिश्चियन है, वो अमीर है या गरीब है, वो पुरुष है या महिला है। ममता बनर्जी बंगाल के हर इंसान के लिए है, और हर इंसान से मेरा मतलब है कि अगर वो टीएमसी को वोट करे, वो बीजेपी को वोट करे, सीपीएम कांग्रेस को, ममता बनर्जी को इससे कोई फासला नहीं रखता। ममता बनर्जी सबके लिए काम करेगी। ठीक है, ठीक है। आर.के. मिश्रा जी, आपसे भी मेरा वही पहला सवाल जो है वो बुनियादी सवाल यह है कि क्या बंगाल की सियासत के सारे मुद्दे खत्म हो गए कि धर्म का सहारा लिया जा रहा है, मजहब का सहारा लिया जा रहा है, धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं? देखिए अब्बास जी, मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहूंगा, जो जहां तक बंगाल का परिप्रेक्ष्य है उसमें आज जो तीसरे चरण का मतदान हुआ है, सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग को इतना चैलेंजिंग सिचुएशन होने के बावजूद उनको वो चुनाव करवा रहे हैं। और आप 5 स्टेट में देख रहे होंगे, चाहे वो पहले चरण का चुनाव हो, चाहे दूसरे चरण का चुनाव हो, चाहे तीसरे चरण का चुनाव हो, बड़ी ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। लेकिन खास करके बंगाल का जो परिप्रेक्ष्य है, जिस तरह से उनका खूनी चरित्र रहा है, ये जितने भी 64, 70, 65 सालों से, चाहे अगर मान लीजिए अगर सीपीआईएम की सरकार अगर रही 34 सालों तक, या 10 साल की अगर टीएमसी की सरकार अभी है, अभी तो निश्चित तौर पर वो देखने को मिल रहा है जो किस तरह से चैलेंजिंग था। तो जब चुनाव आयोग ने इसको 8 चरण में इसको पार्ट करके किया था, तो बहुत सारी विपक्षी पार्टियों ने इसको कहा था जो कि भाई आप 8 चरण में क्यों करवा रहे हैं, और बीजेपी का जो है सो इसमें फायदा होगा, तो ये होगा, बहुत सारी चीजें आई थी सामने में। लेकिन देखिए किस तरह से खूनी चरित्र है आज के भी। आज अगर देखा होगा आपने तो निश्चित तौर पर उलबेरिया में जिस तरह की घटना हुई है, और खास करके आप जहां तक जमीनी मुद्दे की बात है, तो मैं ये गांगुली जी, आप ये कह रहे थे 10 साल में ये इन्होंने टीएमसी ने क्या क्या काम किया, मैं उनसे जरा पूछना चाहता हूं जो किस तरह से बंगाल को 50 साल पीछे कर दिया। अगर देखेंगे तो इंडस्ट्रियल हब के नाम से कलकत्ता जानी जाती थी, वेस्ट बंगाल जानी जाती थी। वहां का जो एक आबो हवा था, निश्चित तौर पर सबको सम्मोहित करने वाला एक आबो हवा था पश्चिम बंगाल में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चाहे वो सीपीआईएम की सरकार आई, चाहे उसके बाद फिर टीएमसी की सरकार आई, जिस तरह से इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया गया, चाहे वो हिंद मोटर की कंपनी हो, चाहे वो टाटा नैनो वाली। मिश्रा जी ठीक है, ये बड़े पुराने किस्से हैं और ये आज के नहीं है। वो कमर्शियल हब हुआ करता था, वहां पर तिजारती जराए थे, ये बहुत पुराने किस्से हैं। सीपीएम के दौर में किस तरह से उस पर आंच आई और किस तरह से फिर सब कुछ दिल्ली और मुंबई शिफ्ट हो गया, ये पुराने किस्से। अभी जो मेरा सवाल है ना, वो ये है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में क्या धर्म और मजहबी मुद्दा रह गया है, इस पर बात करेंगे। हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ महबूब रजा साहब हैं, कोलकाता से हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। महबूब रजा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सुन रहा हूं जी। हाँ महबूब साहब, आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में धर्म के सहारे ही, चाहे वो जो भी जमात हो, चाहे वो जो भी पार्टियां हो, धर्म का ही सहारा ले रही हैं? सबसे पहले तो मेहदी अब्बास साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप अच्छे डिबेट लेते हैं, अच्छे मुद्दे पे बात करते हैं, और मुबारकबाद भी आपको चैनल को अवार्ड मिलने पर। जी, पूरी टीम को आप लोग की मेहनत काम आई। ये सच्चाई है कि धर्म के नाम पे राजनीति करना, धर्म के नाम पे वोट हासिल करना, ये बहुत आसान तरीका है। ये एक आजमाया हुआ फार्मूला है, तो लोग चाहते कि इसी फार्मूले पे काम करें। मगर इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत जो बंगाल में हुई वो बीजेपी के लीडरों ने किया, जय श्री राम से। तो देखा कि जब जय श्री राम का हम नारा लगा रहे हैं, लोग हमारे साथ अटैचमेंट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और इस तरीके से ये बंगाल में ये आगे बढ़ने लगा। फिर कुछ लोग आए, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नाम पे वोट मांगने लगे, इनको भी प्लस पॉइंट मिला। मुस्लिम समाज के लोग, इनके साथ भी कुछ लोग हो गए, इनकी भी बातों मानने लगे कि ठीक है, ये हमारे मजहब की रखवाली करेंगे, हमारे मुद्दे को उठाएंगे, इस तरीके से। इस बीच दोनों के बीच में दीदी फंसी हुई थी। तो दीदी ने एक बार अपनी स्पीच में बोला था कि एक आदमी को नारे जय श्री राम पे वोट ले लेंगे, दूसरे आदमी को अल्लाह अकबर, तो मुझे क्या मिलेगा, ठेंगा मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप दोनों नहीं, तो कैसे दीदी फंसी कैसे हुई थी? दीदी तो दोनों का सहारा ले रही थी ना। 2 मरहलों तक उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण साबित किया, अपना गोत्र बताया, चंडी पाठ
किया, मंत्र पढ़ा स्टेज से, तो दीदी कहाँ इससे बरी थी, दीदी कहाँ इससे दूर थी? दीदी भी तो इसी का सहारा ले रही थी। उनके एक लीडर है शेख आलम, वो कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान का मुसलमान एक हो जाए तो 4 पाकिस्तान बन जाएंगे। नहीं, ये तो आलम साहब का बेतुका बयान है, उसको मैंने आपके चैनल पे ही मजम्मत कर चुका। आपके जहरीले बयान के ऊपर आपने मुद्दे भी लेकर फिरहाद हकीम मस्जिद से ज़ाब्ता अखलाक नाफिज था, उसके बावजूद फिरहाद हकीम मस्जिद से कन्विंसिंग कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मस्जिद में तो नमाज वगैरह पढ़ने जाते हैं, मस्जिद की मुतवज्जी भी है। यही तो सवाल है ना कि मस्जिद तो इबादत की जगह है, वहाँ नमाज होनी चाहिए, वहां पर उन्होंने प्रचार किया अपनी पार्टी का। हाँ, मैं आता हूँ। यहाँ पर बंगाल में जितने भी कैंडिडेट होते हैं, या सीपीएम के हो, कांग्रेस के हो, या एसएफआई के हो, या बीजेपी के हो, जुमा के दिन लोग जो है मस्जिद के सामने खड़े हो जाते हैं और एक गैदरिंग मिलती है, एक बड़ी जमात मिलती है। तो एक लोगों से एक मिलने का एक तरीका, तो इसका मतलब सभी पार्टी के लोग जाते हैं। तो हम अगर सिर्फ फरहाद हकीम के इल्जाम लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। कांग्रेस वाले भी जाते हैं, सीपीएम वाले भी जाते हैं, बीजेपी वाले भी जाते हैं। हर जुमा के दिन देखिए कलकत्ता के हर मस्जिदों में और बंगाल। महबूब रजा साहब, आप देखिए सहाफी है, इसलिए मैं आपसे सवाल नहीं कर सकता, आपसे मैं तबादला ख्याल कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि क्या मुसलमानों को मस्जिद के नाम पर ही इकट्ठा किया जा सकता है? अगर पार्टियों की नीयत साफ है तो वो अपनी एक कॉल पर बुला लेना वोटर्स को, उनकी एक कॉल पर आ जाएंगे जी अवाम। आपका कहना एकदम दुरुस्त है, मगर बंगाल का जो अभी कुछ दिनों के बाद जो कल्चर चेंज हुआ, मैं उसकी बातें कर रहा था। मगर फिर मैं बोलना चाहता हूं कि देखिए, मजहब की राजनीति बहुत ज्यादा चलने वाली नहीं। ये आप देखिएगा, भीड़ हो जाएंगी, लोग शामिल हो जाएंगे, मगर यहाँ के वोटर बहुत सूझबूझ रखते हैं। इन्हें किसे वोट देना है, किसे नहीं देना, दे नो वेरी वेल। ये लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और यहाँ की मिट्टी में खास बात यह है कि भाईचारा है, इत्तेहाद है। अगर ये चीज अगर नहीं होता तो बंगाल समझिए कब का जो है वो समझिए कि तहो बर्बाद हो चुका है। इसलिए कि डिफरेंट कल्चर है, यूपी के लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, राजस्थान के लोग रहते हैं, मध्य प्रदेश के लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बावजूद ठीक है महबूब साहब, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी सवाल करेंगे। शुभम जी, अभी आप कह रहे थे कि बंगाल में हमने मुद्दों की बात की, स्कीम की बात की, किस तरह से दीदी ने काम किया उसकी बात की, और एक अलग टुकड़े में कुछ तकरीर के आखिर में, अपनी स्पीच के आखिर में उन्होंने मजहब की भी बात की। तो क्या ज़रूरत है सियासी मंच से, राजनीतिक मंच से मजहब की बात करना, चंडी पाठ पढ़ना? ये क्यों बताना? अगर दीदी ब्राह्मण है, अपना गोत्र बताना कि मैं शांडिल गोत्र से हूं, तो ये बताने की क्या ज़रूरत है? देखिए, ममता बनर्जी जब भी बात करती है मजहब की, तो वो इन योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों की तरह लोगों को बांटने के लिए नहीं थे। ममता बनर्जी जब भी मजहब की बात करती है तो कहते हैं कि हर मजहब के लोग अपने तरीके से, अपने उपाय से, हिंदू ऐसे प्रणाम करके, मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह कहके, या फिर क्रिश्चियन लोग गॉड से प्रेयर करके बंगाल के लिए, बंगालियों के लिए और बंगाल के हर इंसान के लिए वो शुभकामना करे, वो भगवान से बोले कि हर आदमी ठीक से रहे। तो मैं अपने बीजेपी प्रवक्ता सर से बोलना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि बंगाल 50 साल पीछे चली गए हैं। तो वो बीजेपी के प्रवक्ता ऐसा कह रहे हैं जिनके पार्टी के नेता हैं योगी आदित्यनाथ, जो बंगाल में आते हैं और बंगाल में आते कहते हैं कि बंगाल में औरतों की कोई सुरक्षा नहीं है, औरतों को जलील किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहते हैं। तो मैं यही योगी आदित्यनाथ के पार्टी सर से बोलूंगा कि आप अगर देखें तो बंगाल का राजधानी कोलकाता एनसीआरबी सेंट्रल रिपोर्ट के तहत भारतवर्ष में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है। तो योगी आदित्यनाथ को जरा थोड़ा पढ़ लिख कर आना चाहिए बंगाल में पहले, ममता बनर्जी और बंगाल के लोगों पर ऐसे। शुभम जी, ये तो अच्छी बात है ना कि अगर योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और आपने उसका जवाब दिया, आपकी पार्टी ने जाहिर सी बात है ग्राउंड पर भी जवाब दिया होगा, तो ये मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा है। तो उस पर अगर उनको जानकारी नहीं थी तो आपकी पार्टी ने जानकारी दी, आप भी जानकारी दे रहे हैं। मेरा सवाल ये कि मुद्दों से हटकर जो बुनियादी मसाइल हैं, बेसिक नेसेसिटीज की जो बातें, उस पर बात नहीं हो रही है। देखिए, मैंने योगी आदित्यनाथ की बात उठाई क्योंकि अंग्रेजी में बात होती है कि प्रैक्टिस व्हाट यू टीच, यू नो व्हाट यू आर टीचिंग। और
अगर कोई पार्टी, अकेली पार्टी इस बंगाल चुनाव में उन्नयन के, डेवलपमेंट के और अपने स्कीम्स के लिए उनको सामने रखकर लड़ रही है, तो वो एकमात्र पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। आपको पता होगा कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कुछ महीने पहले अपनी रिपोर्ट कार्ड करी। मैं आपको वो रिपोर्ट कार्ड दिखाता हूँ। ममता बनर्जी की पार्टी एकलौती ऐसी पार्टी है, ये रहा वो रिपोर्ट कार्ड जो ममता बनर्जी की पार्टी ने निकाला था कुछ महीने पहले कि देखिए हमने 10 साल ऐसे काम किया। तो मैं पर्सनली शुभम गांगुली विभिन्न न्यूज चैनल्स पर, आपके जी सलाम पर या डिफरेंट टीवी चैनल्स पर, मैंने बीजेपी के प्रवक्ता उससे बोला था कि अगर आपने 7 साल में कुछ भी काम किया है और अगर आप लोग बंगाल की थोड़ा भी केयर करते हैं तो आप अगर पिछले 7 साल का रिपोर्ट कार्ड आप भी पेश करिए ना। ममता बनर्जी ने यहाँ पर कोई धर्म, कोई जाति, कोई कुछ की बात नहीं की। यहाँ पे उनकी स्कीम्स है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर घोषित हुए हैं। वो उन्होंने खाने की बात की है, फूड की बात की, इकोनॉमी की बात की है, हाउसिंग की बात की है, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स की बात की है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, SC/ST के एम्पावरमेंट की बात की है। तो यही तो मुद्दे होने चाहिए अब्बास जी। ममता बनर्जी ने एकमात्र ऐसी नेत्री है जिन्होंने 2011 साल में कहा था कि हमको बदला नहीं चाहिए, हमको बदल चाहिए, हमको चेंज चाहिए। अगर ममता बनर्जी हमको बदला चाहिए जैसे दिलीप घोष बोलते हैं, तो बंगाल आज बहुत अनरेस्ट में रहता। लेकिन ममता बनर्जी ने वो अनरेस्ट क्रिएट नहीं किया। ममता बनर्जी ने सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस किया, स्कीम्स के फोकस किया और हर वर्ग के इंसान के पास अपनी सरकार को पहुंचाने का कोशिश। ठीक है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आर.के. मिश्रा जी और महबूब रजा साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी सवाल लेंगे, उनका भी जवाब हासिल करेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल आज का मुद्दा में। आज हम बात कर रहे हैं बंगाल की सियासत पर पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। बीजेपी लीडर आर.के. मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, देखिए अभी आप गांगुली जी को सुन रहे थे, शुभम जी को, वो कह रहे हैं कि यूपी के वजीर आला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं यहाँ पर और गलत डेटा देकर जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ जो है वो क्राइम ज्यादा हो रहा है, लेकिन उनको डेटा नहीं पता। वो डेटा बता रहे थे। देखिए अब्बास जी, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, गांगुली साहब को शायद प्रवक्ता होने के बावजूद भी इनको शायद नहीं पता है जो कि डाटा किसको पढ़ के आना चाहिए और किसको नहीं पढ़ करके आना चाहिए। आपने भी अगर देखा होगा, आप लोग चूंकि मीडिया के कर्मी हैं आप लोग और बड़े ही सम्मानित व्यक्ति हैं आप लोग, और आप लोगों ने भी देखा हुआ जो किस तरह का बंगाल का चरित्र रहा है, खूनी चरित्र रहा है। और ये 34 और 20 साल कांग्रेस का थोड़ा बहुत छोड़ दें और 10 साल टीएमसी का रहा है।
तो जिस तरह से ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी आकर के माहौल खराब करते हैं या मोदी साहब माहौल खराब करते हैं, तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं इनको, जो 10 साल में अगर इनको इतना कॉन्फिडेंस है, इतना विश्वास है, जो कि ये फिर से अगर चुन करके आते, तो क्या इनको 15 विपक्षी पार्टियों को चिट्ठी लिखने का मतलब क्या था? जो उन्होंने बोला है बीजेपी को अगर बाहर करना है तो सबसे पहले आप सारे विपक्षी पार्टियां एक हो जाइए। लेटर लिखने की जरूरत कहां थी? पहली बात। दूसरी बात, इंटरनेशनल फ्रेंड को देखने के लिए कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया को हस्तक्षेप करने के लिए कह रहे हैं, जो कि देखिए बीजेपी किस तरह से, अरे बीजेपी तो कुछ नहीं कर रही है आपको, आपकी पुलिस है, आपकी सब कुछ है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, सब कुछ है। पुलिस तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है ना सर, इस तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। देखिए पुलिस तो ऑब्वियसली मैं आपको कहना चाहूंगा, थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहता हूं। दीदी का यही आरोप है ना कि आपने सेंट्रल फोर्सेस बहुत ज्यादा तैनात कर दी हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है अब्बास जी, जो कि वहां पर जरूरत है? मैं तो कह रहा हूं जितनी इलेक्शन कमीशन के ऊपर में कितना साधुवाद देना चाहिए उनको, जो किस तरह से चैलेंजिंग उन्होंने एक्सेप्ट किया है। आप 4 स्टेट का जो चुनाव है वो देख लीजिए, कंपैरेटिव ऑफ एक वेस्ट बंगाल इस 4 के अपेक्षा देखिए कितनी चुनौती भरीपूर्ण है। मात्र 30 सीट पर ऐसे पार्ट करके उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने चुनाव करा रहा है। वो नहीं, इस पर भी तो ममता बनर्जी तो इस पर भी सवाल उठा रही है ना कि इतने चरणों में चुनाव कराने की जरूरत क्या थी? माहौल तो जबरदस्ती इस तरह से पैदा किया गया कि ये लगे कि पश्चिम बंगाल का माहौल बहुत खराब है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक चीज देखिए ना, देखिए मैं तो आपको ग्राउंड की बात बता रहा हूं आपको, मैं बिल्कुल हवाई बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये गांगुली साहब हो सकता है ग्राउंड पर नहीं जा रहे होंगे, ये टीएमसी के जरूर प्रवक्ता हैं, टीएमसी के लीडर हैं, सब कुछ, लेकिन ग्राउंड की बात बता रहा हूं। जिस तरह से वहां का माहौल है अब्बास जी, आप अगर जाएंगे तो निश्चित तौर पर देखिए, मैं 20 साल तक मेरा बेसिक स्टडी खास करके बंगाल में ही हुआ है, और मैंने सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी देखा है वहां पे, अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी देख रहा हूं। तो किस तरह का माहौल है, क्या चैलेंजिंग माहौल है वहां पे। साधारण सा एक चुनाव कराना हो, चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे कोई भी चुनाव हो, किस तरह से वहां पर एक माहौल बनाया जाता है, और जिस तरह से टीएमसी के गुंडे मार करके घर से लोग निकलते नहीं हैं चुनाव में मतदान करने के लिए। लेकिन इस बार केंद्र सरकार और भाजपा ने खास करके वहां पर एक चैलेंज उनको दिया है, और निश्चित तौर पर जब घर खिसकता है किसी का तो वो बौखला जाती है। नहीं तो 15 विपक्षी पार्टियों को चिट्ठी लिखने का मतलब क्या था? इंटरनेशनल फ्रेंड को हस्तक्षेप करने के लिए किसने कहा था? कौन है जो ऐसा, जो चंडी पाठ, दुर्गा पाठ, गोत्र तक बताने के लिए मजबूर हो गई है? किस लिए? और एक चीज बताइए, 30% हमारे मुस्लिम भाई वहां पे रह रहे हैं बंगाल में खास करके, और 70% हिंदू भाई रह रहे हैं। कौन किसको कह रहा है, आह्वान कर रहा है? मिश्रा जी, जब आप ममता बनर्जी पर यह आरोप लगाएंगे, बीजेपी आरोप लगाएगी कि वो जय श्री राम का नारा नहीं लगाने देती, तो ममता दीदी की तो जिम्मेदारी हो जाती है ना कि वो बताएं कि भाई मैं भी ब्राह्मण हूँ, शांडिल्य गोत्र से हूँ, मैं पूजा करती हूँ, रोज चंडी पाठ करती हूँ, मुझसे बड़ा हिंदू कौन होगा? जब इस तरह का आरोप लगेगा तो जवाब तो देंगे ना वो। निश्चित तौर पर जवाब दें हो, लेकिन कहने का मतलब यह है जो यहाँ पर बताने की जरूरत है, किसने किसका गोत्र बताया, मत बताइए। भाजपा जब उन पर आरोप लगेगा, मिश्रा जी, जब उन पर आरोप लगेगा कि भगवान श्री राम का नारा अब हिंदुस्तान में कौन नहीं लगा सकता, कौन किसको गुरेज हो सकता है, लेकिन जब उन पर आरोप लगेगा कि वो नारा नहीं लगाने देती जय श्री राम का, तो वो बताएंगी ना कि भाई मैं भी हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, अपना गोत्र बताएंगी, अपनी जो उनकी धार्मिक आस्था है उसको बताएंगी ना। अब्बास जी, मैं कह रहा हूं ये बताने की जरूरत कहां है? मुझे एक चीज बताएं। और बताने की जरूरत इसलिए पड़ी कि उन पर आरोप लगे कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ है, वो जय श्री राम के नारे के खिलाफ है, इसलिए उनको बताना पड़ा हो सकता हो। अब्बास जी, मुझे मात्र 10 सेकंड दीजिए, मैं आपको जी आप बोलिए, 10 नहीं 20 सेकंड लीजिए जी। देखिए, हाँ मैं कह रहा हूं एक चीज बता दी, जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप किसके ऊपर में लगा? ममता दीदी के ऊपर में लगा। और निश्चित तौर पर जिस तरह से 30% जो वोटर हैं हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो किनको वोट कर रहे थे? तो अभी तक तो टीएमसी को वोट कर रहे थे। अब देखिए जो समीकरण है, अभी वर्तमान जो समीकरण है, मैं आपको थोड़ा सा विश्लेषण करना चाह रहा हूं। अभी फुरफुरा शरीफ, कांग्रेस, सीपीआई तीनों क्या हो गए? एक गठबंधन हो गया। तो निश्चित तौर पर जो मुस्लिम वोटर हैं, मुस्लिम भाई के जो वोट हैं,
वो आपको ऐसा लग रहा है जो कि ये वोट बट रहा है, ये उनको पता है। निश्चित तौर पर एक चैलेंजिंग फैक्टर है। अच्छा, जो 30% वोट को लेकर के एक अलग सा मजबूत स्थिति में टीएमसी रहा करता था, अब वो देख रहे हैं हमारा वोट बट रहा है। तो मंच से आह्वान करना, क्या एक चीज बताइए, जो कि इस तरह का आह्वान करना गलत नहीं है? ये क्या ये आचार संहिता के खिलाफ नहीं है? क्या इसको इसके ऊपर में एक्शन नहीं होना चाहिए? अरे वो सूबे के तो मुख्यमंत्री हैं, उनको तो हर एक चीज लॉ एंड ऑर्डर को भी ख्याल करना चाहिए, उनको हर एक आचार संहिता को ख्याल करना चाहिए, उनको अनुशासन चीज को भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने उस सब का ख्याल नहीं रखा, और जब देख रही हैं जो जमीन खिसक रही है, तो मंच से उनको आह्वान किया जा रहा है। तो इस तरह का आह्वान तो कभी भी भाजपा का कोई भी नेता, बताइए, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। आज प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया है इस चीज को, और इसको अन्यथा न लेकर के, बल्कि उन्हीं के प्रश्न को उनका जवाब दिया गया है कि भाई इस तरह का माहौल न बनाएं, माहौल आप खराब कर रहे हैं। आप अगर आते हैं, निश्चित रूप से आप मतदान करने के लिए कोई भी वोटर जाता है, निश्चित और 78.5 लाख वोटर हैं इस बार जो 31 सीट के ऊपर में है, और उसमें मुस्लिम वोट, इससे पहले टीएमसी ने 29 या 30 सीट उस पे जीती थी उसमें, और जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें भाजपा ने वोट परसेंटेज यहाँ पर बढ़ाया था। तो अब देख रहे हैं जो कि यहाँ की जो स्थिति है, इसमें अगर ये आह्वान नहीं करेंगे तो इनकी जमीन बिल्कुल खिसक जाएगी। ठीक है, इसीलिए उन्होंने मंच से आह्वान किया है। ठीक है, ठीक है। महबूब रजा साहब भी हमारे साथ हैं। महबूब रजा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? महबूब रजा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, सुन रहा हूं जी। महबूब रजा साहब, अभी जैसे कि आर.के. मिश्रा जी बोल रहे थे, आपको क्या लगता है, चूंकि आप एक सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, बंगाल की सियासत को बहुत बारीकी से समझते हैं, आप बोलते हैं, लिखते हैं, आपका अखबार भी है, मैं ये आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में दीदी की जो जमीन है वो खिसक रही है, दरक रही है? मुस्लिम वोट बैंक जो उनका रिवायती वोट बैंक है, उसके पास अब कई ऑप्शन है, ओवैसी भी हैं, फुरफुरा शरीफ भी है, तो इस वजह से दीदी घबराई हुई हैं? देखिए बात साहब, एक फैक्ट में बताना चाहता हूँ, शेयर भी करना चाहता हूँ कि 2011 से पहले सारे मुस्लिम वोट ज्यादातर जो है लेफ्ट के साथ था। 2011 के इलेक्शन के बाद वो टीएमसी के साथ शिफ्ट हुआ, 11 में हुआ, 2014 के लोकसभा में हुआ, 16 में हुआ, 19 तक रहा, समझिए इंटैक्ट रहा, जिसकी वजह से 19 में अगर मुसलमानों का वोट एकजुट होकर के टीएमसी को नहीं पड़ता, समझिए कि जो 20 सीटें टीएमसी को आई है लोकसभा में, वो और कम हो जाते 5, और इवन सुदीप बंदोपाध्याय का जितना लोकसभा में, वो मुसलमानों की वजह से, माला राय साउथ कलकत्ता जीती मुसलमानों की वजह से, अभिषेक बनर्जी, जैसे बहुत सारी सीटें, मालदा की सीटें वगैरह, ये सब सारी चीजें। ये तो सच्चाई है कि कुछ मुस्लिम वोट जो है अभी वो समझिए कि 2 चौराहे पे खड़े हैं कि अब्बास सिद्दीकी को दे, कांग्रेस के दे, संयुक्त मोर्चा के साथ जाए या टीएमसी के साथ आए। और फिर आपके चैनल से एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ मुस्लिम वोट जो है लोकसभा 2019 में अच्छी खासी तादाद में बीजेपी को गिरा था, बीजेपी के पास गया था, और आज भी जो है उन्होंने 9 सीट मुसलमानों को टिकट दिया है बंगाल में। तो बीजेपी को भी पता है कि अगर हमें बंगाल में सरकार बनानी है तो मुसलमानों के वोटों के बगैर मिल नहीं सकता है। अगर 5 से 10% भी मुसलमानों का वोट हमें मिल जाता है तो मैं सत्ते में आ जाऊंगा, और वो इसी के लिए टिकट भी दिया है। और बहुत सारे मुस्लिम जो बीजेपी के लीडरान में बंगाल में उतरे हुए हैं, वो अपने एतबार से जो मोदी जी के जो भी काम है उनको काम को बता रहे, मुसलमानों के दरमियान में भी जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में दीदी का ये बोलना हमारे ख्याल से गलत नहीं है, मगर जहां तक काम का मामला है, 10 सालों में कुछ काम हुए हैं, कुछ काम नहीं भी हुए हैं। जैसे उर्दू जबान का मसला है, बिल तो पास हो गया मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। नौकरियां मुसलमानों के पास कम है, नौकरियां नहीं मिल पा रही है, मुसलमानों के पास रहने के लिए घर नहीं है, हाउसिंग गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए, वो घर नहीं मिल पा रहे हैं। ये सारे मसाइल तो है। लेफ्ट के जमाने में सच्चा कमेटी रिपोर्ट आई थी मुसलमानों के। महबूब साहब, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि क्या वहां पर उर्दू जबान के जो बोलने वाले मुसलमान हैं और बंगाली जबान के जो बोलने वाले मुसलमान हैं, इनमें भी आपस में इख्तिलाफात हैं, मसाइल और मुद्दों को लेकर अलग अलग तरजीहात हैं? हाँ, मैं ठीक है, आप बहुत अच्छा मुद्दा पढ़ रहे हैं, लेकिन ये 100% इख्तिलाफात नहीं है। कहीं कहीं नजर आता है, कहीं कहीं नहीं नजर आता है।
बहुत सारे मुद्दे पे उर्दू बोलने वाले या बंगाली मुस्लिम जो है एक साथ हो जाते हैं, बहुत सारी जगहों में नहीं हो सकते। तो ये है, मगर ऐसा नहीं कि हम बोले कि नहीं दोनों की दो धाराएं, एक पूरब तरफ बढ़ रही है दूसरे पश्चिम, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे कॉज में दोनों एक साथ होकर बंगाली मजहबी रहनुमा और उर्दू बोलने वाले आलिम दीन दोनों एक साथ शेयर स्टेज भी करते, कॉमन जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर एक साथ भी आते हैं। ये चीजें हैं। ठीक है महबूब साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। गांगुली जी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी सवाल लेंगे, लेकिन एक और वक्फे का वक्त हो गया, ब्रेक का वक्त हो गया है। जल्द हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है आज का मुद्दा में। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं आज बंगाल की सियासत पर, वजीर आजम मोदी के मास्टर स्ट्रोक पर। उन्होंने आज जो बयान दिया कूच बिहार की रैली से, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। टीएमसी लीडर शुभम गांगुली जी भी हमारे साथ हैं। शुभम जी, अभी आप ममता दीदी का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे थे, उनकी योजनाएं, उनके मंसूबे, उनकी स्कीम के बारे में आप बात कर रहे थे। तो अगर ये सारे काम थे तो ममता दीदी ने इसी संजीदगी के साथ, इसी तेवर के साथ इन तमाम बातों को क्यों नहीं गिनाया, आवाम को क्यों नहीं बताया, क्यों उनको धर्म का सहारा लेना पड़ा? ममता बनर्जी जब भी धर्म की बात करती है या फिर अपने बंगाल के हर इंसान के लिए दुआ मांगती है, हर धर्म के लोगों को बोलती है कि बंगाल के लोगों के लिए दुआ कीजिए, बंगाल के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, तो वो स्पीच का लास्ट पार्ट होता है एकदम 1-2 मिनट ममता बनर्जी सबके लिए दुआ मांगती है, फिर स्टेज से उतर जाती है। उनका पूरा स्पीच अगर सुनेगा और जी सलाम के दर्शक सुनेंगे तो वो जब 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट बोलती है तो उसका 90 to 95% कहता है कि मैंने ये काम किया है, मेरे इस काम से इतने लोग उपकृत हुए हैं और मैं ये काम करूंगी, ये मेरा मैनिफेस्टो है, दिस इज द वर्क दैट आई एम गोइंग टू डू, ये मेरा काम है, ये मेरे 10 अंगीकार हैं, मेरे 10 वादे हैं और मैं ऐसे काम करूंगी। मेरे बीजेपी के प्रवक्ता सर बार 2 बार बोले कि ममता बनर्जी 15 पार्टियों को चिट्ठी लिखी कि हमको एकजुट होना पड़े। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि इन 15 पार्टियों को जिनको ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी, ये 15 पार्टी कोई बंगाल में कोई प्रेजेंस नहीं रखती, कोई डिसाइसिव फैक्टर नहीं है। और ये अब बीजेपी की ममता बनर्जी ने ये चिट्ठी लिखा है कि वो एंटी मोदीज्म पर एक अलायंस खड़ा करना चाहती है, ये बीजेपी बोले। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ अब्बास जी आपके थ्रू कि अब्बास जी जब आप देखते हैं कि आपके कोलीग रात के 12 बजे अरेस्ट हो जाते हैं, कौड़ी लंकेश जैसी एक बलिष्ठ और वरिष्ठ पत्रकार रात को मर्डर हो जाती है, जब कोई गवर्नमेंट को रात के सुबह 4 बजे स्वेरिंग किया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि ऐसी सरकार और ऐसी पार्टी को भारतवर्ष के बीच से अब हमारे पुण्य भूमि भारतवर्ष से मुझ देना चाहिए?
इन लोगों को, इस भारतीय जनता पार्टी को, हम लोगों का ये दायित्व होता है कि ऐसी एक पार्टी को, ऐसी एक जघन्य पार्टी को हम भारतवर्ष की बीच में से एकदम खत्म कर दे, एकदम उनको जगह ना दे, इनको सोशली बॉयकॉट करे। तो ये तो मेरा आपके थ्रू इस्लाम के हर व्यूअर के पास प्रश्न रहेगा। और वो अटैक्स की बात कर रहे थे, वो वायलेंस की बात कर रहे थे, मैं उनको गिना देना चाहता हूं कि आरामबाग की टीएमसी प्रार्थी जो हुए हैं सुजाता मंडल, उनके ऊपर बाम्बू से, उनके ऊपर बांस लेकर उनके ऊपर अटैक किया है बीजेपी के गुंडों ने। गोघाट के तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट को मर्डर कर दिया गया है और एक्यूजेशन बीजेपी के खिलाफ है। निर्मल माझी उलुबेरिया से हमारे प्रार्थी हैं, उनके ऊपर अटैक किए गए हैं। खानाकुल की तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी पर अटैक किए गए हैं। पहले दोनों फेजेस में भी भारतीय जनता पार्टी ने इतनी वायलेंस की कि लोगों को वोट देने नहीं दिया। लीडिंग बंगाली न्यूज चैनल्स में इनका लोगों का, कॉमन लोगों का वो उनका बयान। ठीक है शुभम जी, इससे टीएमसी भी दूध की धुली नहीं है। जब प्रचार शुरू हुआ था उस दौर से ही जेपी नड्डा के काफिले से हमले का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक जारी है और हमले हो रहे हैं और अभी तक हो रहे हैं। इस तरह की छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। मेरा सवाल आज के मुद्दे पर है शुभम जी, लोग ये कह रहे हैं ना कि ममता बनर्जी अब कंफ्यूज हो गई। पहले 2 चरणों में उन्होंने अपने को हिंदू साबित किया, उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला, लेकिन लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल है ये कि दोनों चरणों में देखा कि सॉफ्ट हिंदुत्व का तो कोई फायदा मिल नहीं रहा है। मुस्लिम वोट बैंक को अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी हाईजेक कर रहे हैं। तो अब ये तीसरे चरण से पहले वो अब मुसलमान हो गई। उन्होंने पूरा अपील की कि जितने मुस्लिम वोटर्स हैं, जितने माइनॉरिटीज के वोटर्स हैं, वो मुत्तहिद हों, एकजुट हों। और फिर उन्होंने अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी को शैतान तक बता डाला। देखिए, ये बीजेपी के लोग, बीजेपी के जो नेता है, उनके ऊपर उनका केंद्र नेतृत्व का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए बीजेपी के केंद्र नेतृत्व को बाहर से, दूसरे राज्यों से 40-50 नेता लाकर बंगाल में डिप्यूट कर दिया गया कि ये लो हमारा निर्वाचन करो, क्योंकि हमारा स्टेट लीडरशिप ये निर्वाचन नहीं कर सकता, ममता बनर्जी को नहीं हरा पाएगा हमारा स्टेट लीडरशिप। तो ऐसा ही केस असादुद्दीन ओवैसी और या अब्बास सिद्दीकी जो उनके इनडायरेक्ट अलायंस पार्टनर है, इन लोगों के साथ भी है। ये लोग भी बाहर से लोग लाकर बंगाल में अशांति, बाहर की जो आप लोग बात करते हैं, टीएमसी जो बाहर की बात करती है, तो क्या वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल भारत के बाहर है? भारत की किसी भी रियासत में, असम में चुनाव हो रहे थे तो दिल्ली से हर पार्टी के लीडर जा रहे थे। तो अगर दिल्ली से कोई अगर नेशनल पार्टी है, उसके हर स्टेट में लीडर्स हैं, अच्छे लीडर्स हैं, अच्छे पब्लिक पुलर फेसेस हैं, उनको अगर वेस्ट बंगाल ले जा रहे हैं तो उसमें बाहर का कहां से मसला आ जाता है? बात तो पश्चिम बंगाल के मुद्दों की ही करेंगे, बात तो पश्चिम बंगाल के आवाम से ही तो करेंगे वो। सुनिए, अगर मैं जो बात बोल रहा था वो मैं कंप्लीट करूं, फिर इस बात में आता हूं कि अगर आपने देखा होगा कि बिहार चुनाव में असादुद्दीन ओवैसी ने खुद स्ट्रेटेजिकली अपने कैंडिडेट ऐसे प्लेस किए थे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को इसके तहत सुविधा मिले, वो लोग जीत जाए और आरजेडी या कांग्रेस जीत ना पाए या फिर सीपीआईएमएल जीत ना पाए। यही असादुद्दीन ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी जैसे लोगों का, जो कम्युनल लोग हैं, बीजेपी जैसे, इन लोगों का वो मुद्दा है। और मैं अगर बोला तो अपने प्रश्न क्या था, फिर एक बार बोलेंगे? मैं सवाल ये कर रहा हूं कि बाहरी कैसे हो सकता है कोई? अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तो पश्चिम बंगाल भारत का एक राज्य है, भारत की एक रियासत है। अगर कोई पार्टी नेशनल लेवल पर बड़ी पार्टी है, हर स्टेट में, हर इलाके में उसके बड़े फेसेस हैं, पब्लिक पुलर फेसेस हैं, वो अपने बड़े लीडर्स को ले जाती है बंगाल में और बंगाल में वो अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, तो बात तो बंगाल ही की करेंगे, बंगाल के अवाम की बात करेंगे, उनके मफादात की, उनके फायदे की बात करेंगे। तो इसमें इतराज क्या है? देखिए अब्बास जी, कोलकाता में या पूरे बंगाल में विभिन्न जिलों में, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से या भारतवर्ष के दूसरे अंचलों से भी, जैसे खड़गपुर में साउथ इंडियंस का, कोलकाता में साउथ इंडियंस का भी बहुत बड़ा एक माहौल है। ये लोग, जो लोग बंगाल के लिए काम करते हैं, बंगाल की उन्नति के लिए काम करते हैं, उसका डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं और दिन रात
मेहनत करते हैं कि हाँ हम बंगाल में रह रहे हैं, हम बंगाल के लिए बंगाल में काम करेंगे, हम बंगाल के लिए काम करेंगे। ये लोग आउटसाइडर्स नहीं है। जो लोग बाहर से आकर इलेक्शन टाइम में बाहर से आकर बंगाल में कम्युनल स्टेटमेंट फैलाएंगे, बंगाल में अशांति फैलाना चाहेंगे, बंगाल में दंगे कराना चाहेंगे, यही लोग आउटसाइडर्स हैं। और हम लोग इन्हीं लोगों को चाहते हैं कि ये लोग बंगाल से बाहर चले जाए। अब उस पर एक सवाल और उठता है शुभम जी, उस पर एक सवाल एक और उठता है कि अगर आपने जैसे अभी ममता बनर्जी का रिपोर्ट कार्ड दिखाया और आपने बताया कि हमने किस तरह से कितने वादे पूरे किए, कौन कौन सी योजनाएं हम लेकर आए, कौन कौन सी स्कीम हमने लॉन्च की, अगर आपको अपने काम पर पूरा भरोसा है तो बाहर का, जैसे दीदी कहती हैं कि हैदराबाद का एक शख्स आता है, तो हैदराबाद की एक पार्टी बंगाल में आकर बंगाल के अवाम का वोट कैसे हासिल कर सकती है जब उसको बंगाल के लोगों का बारे में नहीं पता, बंगाल के मुद्दों के बारे में नहीं पता, तो वो एक हैदराबाद की एक पार्टी आकर आपके वोट पर कैसे उसका हाथ साफ कर सकती है? वो क्यों उससे डरना, क्यों उससे इतना खौफ? सुनिए, इंग्लिश में एक और भी प्रोवर्ब है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमको पहले रोकना चाहिए इन सभी को। इन लोगों के पास बेइंतहा पैसा है, ये लोग पैसा फैलाएंगे और लोगों को बोलेंगे कि हम लोगों को वोट कीजिए। अब हर इंसान सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। तो आपको लगता है कि बंगाल के अवाम पैसों पर वोट देते हैं? शुभम जी, बंगाल के जो अवाम है, बंगाल के जो वोटर्स हैं, वो पैसा लेके वोट दे देंगे? क्या नाम, ममता बनर्जी ने भी ये क्लियर किया था कि अगर कोई पैसा देने आए तो पैसा ले लेना, लेकिन क्योंकि ये आपका पैसा है। ये नरेंद्र मोदी जो 2014 में प्रॉमिस किए थे कि 15 लाख रुपए हम हर अकाउंट में घुसाएंगे, ये वो पैसा है। ये वो पैसा है जो जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं देता। ये पीएम केयर्स का पैसा है। ये सब पैसा जनधन का है, ये सब पैसा हवाम का है। और ये सब पैसा अगर ये लोग वोट मांगने के लिए आपको देंगे तो ले लेना, लेकिन इन लोगों को एक ही वोट मत देना, क्योंकि ये आपका पैसा है। ठीक है शुभम जी, चूंकि हमारे पास वक्त कम है, मैं आपसे ही ज़्यादा सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दीदी के इस सियासत पर आरोप लगाया कि वो एक धर्म विशेष को बटोर रही हैं, इकट्ठा करने के लिए उन्होंने इस तरह से बयान दिया है और इसकी शिकायत भी इलेक्शन कमीशन से बीजेपी ने की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ये भी कहा है कि बंगाल के किसी बच्चे से भी पूछ लो तो वो बता देगा कि दीदी हार रही हैं, और दीदी का आचरण, दीदी का व्यवहार, दीदी का बर्ताव खुद बता रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कुछ है? देखिए, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि मैं अभी कुछ बिहार में अपने पर्सनल काम से हूं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना रैली किया था और ममता बनर्जी ने 3 रैलियां की थी। मैं रास्ते से जा रहा तो मैंने देखा कि बस भरकर लोग आ रहे थे, उनके बीच में कोई चहक नहीं थी, उनके वो लग रहे थे कि उनको जोर से ला जा रहा है प्रधानमंत्री जी के रैली पर बीजेपी का झंडा लगाकर बस ले जा रहा है। और अगर आप आप पर्सनली किसी भी ममता बनर्जी के रैली में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एंथ्रॉलिक एनर्जी जो लोगों में होता है, जो महिलाओं में होता है, ममता बनर्जी की रैलियों में महिलाओं का इतना प्रेजेंस आपको चौंक कर रख देगा कि हाँ, बंगाल के अवाम, बंगाल का जनगण ममता बनर्जी के साथ था, ममता बनर्जी के साथ है और ममता बनर्जी के साथ रहेगा। ठीक है शुभम जी, ठीक है। मिश्रा जी, मैं आपसे भी सवाल लेता, लेकिन चूंकि वक्त कम हो गया और शुभम जी से मुझे बहुत ज़्यादा सवाल करने थे, क्योंकि आरोप भी उन्हीं की पार्टी पर और उनकी नेता पर थे, इसलिए उनसे ज़्यादा सवाल किया। मिश्रा जी, बहुत जी, मैं इनको जवाब जरूर देता, मैं बिल्कुल जवाब देता है इनको। ठीक है, फिर हम आप डिबेट करेंगे और शुभम जी को और आपको दोनों को साथ बिठाएंगे। आप उनके जितने भी सवाल उठे थे, जो भी आरोप लगे थे, उसके आप जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी। शुभम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महबूब रजा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तीनों मेहमानों ने अपना कीमती वक्त निकाला और इस अहम मौजू पर अपने अफकार, अपने ख्यालात और अपने नज़रियों से नवाजा। तो आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ।